जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद, एकदम ज़बरदस्त वाले शानदार अंदाज में आप सभी की तैयारी पढ़ाई चल रही है। उम्मीद है भैया बहुत मेहनत आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर कर रहे हैं। करें भी क्यों ना, क्योंकि आप सभी एक ऐसी नौकरी की तरफ जा रहे हैं जो वाकई में बहुत शानदार नौकरी है। मतलब आप जिस स्तर की तैयारी कर रहे हैं ना सबसे संतुष्टिजनक नौकरी है AWO TPO की। नौकरी कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन अभी देखो आप ये सोच रहे हैं कि यार बस एक ना नौकरी मिल जाए, लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी ना तो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। अभी शायद बहुत सारी चीज़ें मायने नहीं रख रही हैं कि भाई घर से दूरी कितनी है, या शिफ्ट की नौकरी तो नहीं है, सुबह शाम दिन रात की नौकरी तो नहीं है, उसमें मुझे पढ़ने के लिए समय मिल पाएगा या नहीं। शायद अभी ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं। अभी सिर्फ एक टारगेट है, नौकरी जो होना भी चाहिए, लेकिन ये हर चीज़ मायने रखेगी। जो साथी नौकरी कर रहे हैं ना, बहुत सारे साथी इस परीक्षा की तैयारी जॉब के साथ भी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमें दिल्ली में एक नौकरी मिल जाएगी, दिल्ली में ही दिल्ली ही ट्रांसफ़र रहेंगे और सेंटर की नौकरी रहेगी, राजधानी में नौकरी मिलेगी। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त नौकरी है ये। तो करिए, उस चीज़ की सेंसिटिविटी समझिए, संवेदनशीलता को समझते हुए, क्योंकि ऐसे मौके आपको हर बार नहीं मिलेंगे। चलिए भैया, रितेश बाबू राम राम, मेघा गुड इवनिंग, मुकुल भाई जय हिंद, उत्कर्ष भाई राम राम भाई, रितेश बताओ भाई क्या बात है, हुलसाराम भाई जय हिंद, पारुल नमस्ते। चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने कल की क्लास में जो सीखा वो सीखा हमने कि क्या लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में क्या संबंध होता है, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह के बीच में क्या संबंध होता है, और हमने देखा कि कौन सी वो संख्या है या कौन सा वो तरीका है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये फ्लो लेमिनार है या ये फ्लो टर्बुलेंट है, ये फ्लो धारा रेखीय है या ये फ्लो विक्षुब्ध है। ये बड़े अच्छे से हमने देख लिया। अब देखो, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, और एक चीज़ ये देखी गई, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी जब हम NCERT के इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख रहे थे, कि अगर किसी प्लेट पर हम कोई लिक्विड डालें, ये मान लीजिए एक प्लेट रखी हुई है और इस प्लेट पर मैं एक लिक्विड रखूं, मान लो मैंने शहद डाला, तो शहद की जो नीचे की लेयर है, सबसे नीचे की लेयर, वो तो प्लेट से बिल्कुल चिपक जाएगी ऐसे करके। शहद की सबसे नीचे वाली लेयर बिल्कुल प्लेट से चिपक जाएगी, ये बिल्कुल रेस्ट में रहेगी, और उसके ऊपर वाली लेयर की गति थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसके ऊपर वाली लेयर की गति सबसे ज़्यादा होगी, उसके ऊपर वाली लेयर की गति और ज़्यादा होगी, और मतलब सबसे जो टॉप की लेयर होगी उसकी गति सबसे ज़्यादा होगी, जिसको हम जनरली स्पीड ऑफ द फ्लो कहते हैं। जब कोई द्रव बह रहा होता है ना, जब कोई द्रव चल रहा होता है, जब कोई लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, तो हम उसकी केवल ऊपर वाली स्पीड को बताते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। बाकी सारी स्पीड तो इससे कम है ना। अब देखो, ये तो चलो हम मान लेते हैं कि सारी स्पीड सेम है जनरली कैलकुलेशन के लिए, बट ऐसा है तो नहीं। यहाँ तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि यार स्पीड जो है वो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है और ऊपर से नीचे आने पर घट रही है। यानी कि मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मान लो इसकी स्पीड V1 है, इसकी स्पीड V2 है, इसकी V3 है, इसकी V4 है, तो V4 सबसे कम होगी, V3 उससे ज़्यादा होगी, V2 उससे ज़्यादा होगी, और V1 सबसे ज़्यादा होगी। यानी डिस्टेंस के साथ में जो स्पीड है वो चेंज होती है। अगर मैं ये मानूं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान लो ये x है, या मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताओ भाई यहाँ से और यहाँ तक स्पीड कितनी चेंज हुई, ठीक है। चलो मैंने माना कि देखो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, टॉप से यहाँ तक की हाइट, मान लो वो x1 है, मान लो फॉर एग्जांपल x1 है, या x4 मान लो, चलो 4 के लिए x4 मान लो, और मुझे बतानी है कहाँ से कहाँ तक की। एक सेकंड रुको, मान लो यहाँ से मुझे ये और ये बतानी है ना तो टॉप से डिस्टेंस देखो, इस लेयर की टॉप से डिस्टेंस कितनी है, ये थर्ड लेयर है ना, मान लो x3 है, और इसकी बतानी है मुझे, ये है x2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x3 माइनस x2, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या है यहाँ, v2, और यहाँ कितनी है, v3, मान लो ये, मान लो v3 v4 जो भी है। तो कुल मिलाकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी का डिफरेंस जो है, यानी कि v4 माइनस v3, वो किसके साथ है, वो डिस्टेंस के साथ है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv, यानी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस।
यानी कि वेग का परिवर्तन किसके साथ में, दूरी में परिवर्तन के साथ में। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको उतना मुश्किल बना के मत सोचो। आप सिंपल सोचो कि भैया दूरी के साथ साथ वेग परिवर्तित हो रहा है। किसी भी लिक्विड का डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वेग चेंज हो रहा है, और नीचे से ऊपर डिस्टेंस देखोगे तो वो बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे देखोगे तो वो घट रहा है। बस इतनी सी बात है। तो इस चीज को आप क्या कहोगे? देखो, जब भी किसी राशि में टाइम से भाग लगता है तो हम रेट कहते हैं, दर कहते हैं, और जब किसी राशि में डिस्टेंस से डिवाइड लगता है तो उसे उसकी प्रवणता कहते हैं। मतलब ये ना बोलने का एक तरीका है, ये प्रवणता है, यानी कि ये एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब, जब भी कोई मैं आपसे ये बोलूं कि भाई वेग प्रवणता, मैंने इसको कहा वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो तुम तुरंत ये समझ जाना कि कहीं बात चल रही है वेग के परिवर्तन की दूरी के साथ में। अब देखो, इसमें ये नहीं है, ये कहना ही नहीं कि मुझे समझ नहीं आया, इसमें कुछ समझने को है ही नहीं। वेग प्रवणता का मतलब है कि भाई वेग का दूरी के साथ परिवर्तन चल रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में। बड़ी आसान सी बात है। तो एक टर्म आती है वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वेग प्रवणता क्या है, तो वेग प्रवणता है dv/dx। या वो आपसे पूछ सकता है इसका मात्रक बताओ वेग प्रवणता का, तो भाई वेग प्रवणता का मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी, वेग की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है सेकंड मीटर होगी, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, और वेग प्रवणता का मात्रक 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी आसान सी बात है। अब इस चीज का यूज कहाँ है, इसका इस्तेमाल कहाँ है? देखो, इसका इस्तेमाल है कि एक बच्चे ने पूछा है कि यार भैया एक बात बताओ, ये मान लीजिए एक प्लेट है, और आपने ये बताया कि इस पर जो फ्लूइड फ्लो होगा ना, उसकी अलग अलग लेयर्स में अलग अलग वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है। तो मान लीजिए कि भैया मुझे ये पता करना है वेलोसिटी घटने का कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, जिसको हम शांता कहते हैं। तो उसने कहा कि भैया वो शांता कितनी होगी, या वो विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना होगा। देखो एक बात और समझो आप, कि हम एक कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट वो नहीं था। इस चैप्टर से पहले एक और चैप्टर आता है जिसमें एक टर्म आती है स्ट्रेस यानी प्रतिबल, वो हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, तो हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उसको बाद में। स्ट्रेस क्या होती है पहले ये समझिए, प्रतिबल क्या होता है। देखो, प्रतिबल ये मान लो एक तरह से घर्षण है, जो हम फ्रिक्शन कह रहे हैं ना जिसको, वो एक तरह से स्ट्रेस है, प्रतिबल है। और प्रतिबल क्या होता है या सीधा हम चलो बल की तरफ जाते हैं, जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, सीधा चलो, प्रतिबल हमने नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधा मैं कहता हूं कि जो लगने वाला फोर्स है, एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने कहा कि देख भाई, ये जो फोर्स है ना, ये डिपेंड करेगा, एक तो मुझे बता कि लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है। तो उसने कहा कि भाई जो विस्कोसिटी है ना, जो शांता है, उसको चाहे आप ईटा कह दो, म्यू कह दो, जो कह दो, चलो ईटा कह दिया। उसने कहा विस्कोसिटी ईटा है। फिर उसने बोला प्लेट का एरिया क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल जिस पर ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो उसने कहा भैया जी एरिया जो है वो ए है। उसने कहा इसको यहाँ लिख दे। फिर उसने कहा वेग प्रवणता क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ इस्तेमाल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब आप वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब समझ गए होंगे कि वो ये पूछना चाह रहा है कि दूरी के साथ में वेग कितना बदल रहा है। तो उसने कहा भैया वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv/dx। तो उसने कहा कि जो लगने वाला फोर्स है ना, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा कि फोर्स इक्वल्स टू ईटा एरिया dv/dx। इसको हम कहते हैं शान बल, यानी कि विस्कस फोर्स। ये वो फोर्स है जो एक प्लेट पर बहते हुए लिक्विड में लग रहा है। ठीक है, विस्कस फोर्स यानी कि शान बल। अब ये ना कहना हमेशा, इसको ना ये रट के मत बैठ जाना भैया, जब भी शान बल पूछेगा मैं तो यही सूत्र लगाऊंगा। शान बल का एक और सूत्र है,
ये एक पर्टिकुलर केस के लिए है भाई। ये शान बल है जब एक प्लेट पर लिक्विड बह रहा है, वो एक अलग जगह होगा, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बताओगे हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई और मैं इसको बड़े आराम से याद कर लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या पूछ सकता है भाई, फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ सकता है, इससे सवाल कोई न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछ सकता है छोटा मोटा। न्यूमेरिकल कैसे पूछ लेगा, बड़े आराम से एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसे बन जाएगा कि बताओ एक लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी 10 की पावर -3 है, यूनिट में अभी बताऊंगा आपको विस्कोसिटी की, केजी पर मीटर सेकंड होती है, वो कहाँ से आती है, यहीं से निकलती है। चलो बता देता हूँ, यहाँ से विस्कोसिटी की यूनिट भी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे विस्कोसिटी की यूनिट, देखो दोस्त भाई यहाँ से मुझे ईटा की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी। तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी, ये सब इधर पहुँच जाएगा, फोर्स वहाँ पहले से है dx, और नीचे क्या आ जाएगा dv और एरिया, नीचे आ जाएगा dv और dv के साथ ही क्या आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा। अब फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं एम के सिस्टम में देख रहा हूँ। dx की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, dv की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो देखो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, एक सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ऊपर तो केवल केजी बचा, नीचे एक मीटर बचा और एक सेकंड बचा। तो विस्कोसिटी की शानता की यूनिट भी यहीं से निकलती है कि केजी अपॉन मीटर सेकंड। ठीक है, तो केजी अपॉन मीटर सेकंड दे दी। उसके बाद बोलेगा कि मान लो उसका एरिया जो है प्लेट का ये 10 मीटर स्क्वायर है, और dv बाई डी एक्स पूरा जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है ये आपका मान लो 10 इसकी यूनिट होगी पर सेकंड, तो 10 पर सेकंड है, 10 1/सेकंड है, ऐसे करके देगा इसकी यूनिट। तो बोलेगा कि बताओ फोर्स क्या लगेगा, तो तुम कहोगे यार फोर्स का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ईटा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3, एरिया की वैल्यू कितनी है 10 की पावर केवल 10 है, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू सीधी 10 दे रखी है, बड़ी सिंपल है। तो 2 पावर यहाँ से कट जाएंगी, 10 की पावर -1 न्यूटन। अब बाकी तो ऑप्शन में कैसे देगा, इसको 1/10 कहेगा या 0.1 कहेगा, समझ रहे हो ना, इसको यहाँ से यहाँ कैसे लिख दिया, ये तो बड़ी आसान सी बात है। तो वट एवर द प्रॉब्लम, वो जो भी जैसा भी सवाल में देगा वैसा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए हाँ जी क्लियर है। भाई विशाल बाबू हो जाएगा, अभी से भी हो जाएगा, बट आप मेहनत करिए। ठीक है, कोई बात नहीं है सुमित बाबू, अगर इतना 30 मिनट लग रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, वैसे 30 मिनट लगनी नहीं चाहिए, उसको सजाओ मत ज़्यादा। एक दो पेन लो, काले पेन से हेडिंग डालो, ब्लू से फटाफट फटाफट लिखते चले जाओ। आप या तो नोट्स को सजाने के चक्कर में लग रहे होंगे, इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। इतना तो कंटेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं हर दिन कि आपको 30 मिनट लगें। चलो सर जी सेट का क्या हो रहा, कितनी देर और है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई, सेट क्या पूछ रहे हो आप। हाँ सौरभ क्वेश्चन में देगा, ईटा विस्कोसिटी है बिल्कुल। हाँ प्रमोद भाई थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, इस बैच में जब पढ़ेंगे उसको वहीं पढ़ लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो सभी को समझ में आ गया सेट क्या हो रहा है। पीकेस नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कह रहे हो। चलिए, तो सभी के डाउट भी मैंने ले लिए आपके नोट करने के टाइम पे, और आपको उम्मीद है ये पूरा समझ में भी आ गया होगा कि इनके बीच में क्या फोर्स लगता है, क्या वेग प्रवणता होती है। और देखो अब इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे वो बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा कि ये जो फोर्स है, अब मैं इसको दूसरी स्लाइड पे लेके जाता हूँ, यहाँ ज़्यादा घपड़ चपड़ हो जाएगी। भाई मुझे फॉर्मूला याद होगा, फोर्स बराबर ईटा dA/dV बाई डी एक्स। अच्छा एक चीज़ और है कि वो ना कई बार यहाँ माइनस भी लगा देता है, तो ये समझ के रखना। माइनस का मतलब क्या है कि ये एक अपोजिंग फोर्स है, ये एक विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ जो शान बल है, विस्कस फोर्स जो है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, तो भैया ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो dv बाई डी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx, नहीं, इस टर्म को एक साथ लिखा जाता है ना, इस पूरी टर्म को एक साथ ही लिखा जाता है। तो अब हमें क्या इस बात को अलग से कहने की ज़रूरत है, हालांकि मैंने तो लैंग्वेज में लिख दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम इसको लिखें कि ये इसके सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, वेग प्रवणता के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। शायद इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इतना तो अब हम एक्सपर्ट हो ही गए हैं।
कि हम चीज़ों को इतना तो समझ ही लेते हैं। ठीक है, चलो। तो भैया ये मुझे समझ में आ गया कि शान बल किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ईटा एक नियतांक है, ये शानता गुणांक होता है। अब इसका मात्रक वात्रक क्या होता है ईटा का, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखो ईटा का जो मात्रक हमने पढ़ा वो पढ़ा केजी पर मीटर सेकंड। ठीक है, या देखो इसी को और आप क्या लिख सकते हो, जब मैंने ये पढ़ा था फॉर्मूले से कि फोर्स बराबर ईटा डी ए डी बी बाई डी एक्स, तो यहाँ से जब मैं ईटा की वैल्यू निकाल रहा था तो ये क्या आई थी, फोर्स डी एक्स बाई डी वी इंटू एरिया। तो फोर्स को ना मैंने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था, उसकी जगह मैं न्यूटन लिख देता हूँ। मान लो ऑप्शन न्यूटन की फॉर्म में दे दिए, मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, हो सकता है वो न्यूटन की फॉर्म में ऑप्शन दे दे, तो तुम इसको सीधा न्यूटन लिखो। डी एक्स बाई डी वी की जगह तो 1/, डी एक्स बाई डी वी की जगह आएगा, इसकी जगह मीटर और इसकी जगह मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो न्यूटन की फॉर्म में बनेगा ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो जनरली इसको हम एम के एस यूनिट कह देते हैं, जनरली इसको हम एसआई यूनिट कह देते हैं। और देखो एक और यूनिट इसकी आती है जिसका नाम है पॉइजली, पॉइजली। ठीक है, इसी सब को हम क्या कह देते हैं, पॉइजली भी कह देते हैं। अच्छा, उसके अलावा आगे चलो, देखो अब आगे चलो, आगे देखो, ये तो एमकेएस और एसआई यूनिट है। अगर तुम मुझसे पूछोगे भैया इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो देखो सीजीएस यूनिट में दो नाम आएंगे भाई। सीजीएस का मतलब यहां चेंज कर दो, किलोग्राम को ग्राम में लिख दो, ठीक है, मीटर को किस में लिख दो, सेंटीमीटर में लिख दो, सेकंड सेकंड में ही रहेगा, न्यूटन की जगह क्या लिख दो, डाइन लिख दो, है ना, और इसकी जगह सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा, और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो। या डायरेक्टली अगर हम जैसे इसको पॉइजली बोल रहे हैं तो इसको हम बोल देते हैं पॉइज। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि एसआई यूनिट पॉइजली और सीजीएस यूनिट में पॉइज, हल्का सा फर्क है, बहुत हल्का सा। हालांकि ये बहुत कम पूछा गया है, ये कभी 2-4% पूछा गया है, बट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो भैया कोई रिस्क मैं नहीं लूंगा। पॉइजली मतलब एसआई यूनिट, और पॉइज मतलब आप एमकेएस यूनिट कहो, ये भी एसआई ही है, ये भी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ही है। ठीक है, इसको भी एसआई में ही काउंटर करते हैं हम, और इसको हम सीजीएस में काउंटर कर लेते हैं पॉइज को। तो फटाफट से एक बार थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। भाई हिमांशु साहू क्यों नहीं करेगा, आप ये मत कहो कि भैया श्यान बल जो है एरिया पर कैसे डिपेंड कर रहा है, वो तो सरफेस पर करेगा ना। एक बात बताओ ना, अब तुम ये कहो ना कि भैया श्यान बल जो है वो विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। क्या एक चीज़ ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो आप ये ऐसे कंपेयर मत करो कि यार एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा, वो तो सरफेस पे करेगा ना, सरफेस पे भी करेगा, एरिया पे भी करेगा। आप ये बताओ, अगर आपको लग रहा है कि एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा तो कैसे नहीं करेगा, ये बताओ बस मुझे कि भैया मुझे तो आप कह रहे हो एरिया पर डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसा है, मुझे विद रीज़न बताओ कि भैया इसलिए नहीं लग रहा। मैंने तो कहा आपको कि हाँ एरिया पर डिपेंड करेगा, भैया जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा वो उस पर घर्षण बल लगेगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। आप पूरे फ्लूइड को एक छोटी प्लेट पे फ्लो कराओ तो फ्लूइड कम कांटेक्ट में आएगा, और जितना ज़्यादा फ्लो प्लेट पे कराओगे वो फ्लूइड फैल जाएगा और ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा। तो कांटेक्ट में, इसको जनरल फ्रिक्शन से कंपेयर मत करो, इसको सॉलिड वाले घर्षण से कंपेयर मत करो कि वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता तो ये भी नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है तो बताओ क्यों नहीं करेगा, ये बताइए। ऐसे मत बोलो कि कैसे नहीं कर सकता भैया, आप बताओ कैसे कर सकता है। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमें समझ में आ गया। ये थोड़ा सा फर्क इसमें एक रहेगा। अब सुनो, अगर आपसे बोले कि बताओ भाई एक केजी मीटर पर सेकंड में कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बोल दे, मतलब एक एमकेएस में कितने सीजीएस होंगे, तो देखो हमें पता है यार, अगर हमसे पूछे कि बताओ भाई एक एक या तो ये ले लो चाहे ये उठा लो, कोई सी भी पावर उठा लो, सबसे सेम आएगा। 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड में कितने ग्राम पर
सेंटीमीटर सेकंड होंगे। तो हम बहुत इजीली चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे? देखो, जब तुम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हो तो आपको 10 की पावर 3 मिल रहे हैं, ठीक है। और जब तुम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो 10 की पावर 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक पावर कट जाएगी और ये हो जाएंगे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे? 10। यानी कि आप याद रखोगे कि इसके एक MKS मात्रक में 10 CGS मात्रक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना हमेशा कि भाई 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। एक MKS मात्रक में ज़्यादा CGS मात्रक होते हैं, तो एक MKS मात्रक में 10 CGS मात्रक होते हैं। इसका ये रिलेशन आप याद रखोगे, उसको कैसे करके भी पूछ सकता है, ठीक है। वेरी गुड। तो 1 kg पर मीटर सेकंड जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? दीक्षांत, बहुत बढ़िया उत्तर आपका, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तक थम्स अप करोगे, ठीक है। ये पूरा मुद्दा मुझे बड़े अच्छे से समझ आ गया और विस्कोसिटी के बारे में काफ़ी गहराई तक अभी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। हालांकि विस्कोसिटी अभी बहुत गहरा टॉपिक है, पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अभी फटाफट पहले इतने के लिए थम्स अप करो कि भैया जी ठीक है, अभी इतना। चलो ठीक है, ये समझ आ गया, ओके, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे कमेंट आपके। चलिए तो फिर आगे बढ़ने की इंडिकेशन मुझे है। अब सुनो, एक मुद्दा आता है कि भाई शांता क्या है, विस्कोसिटी क्या है। मतलब मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि ये मुझे किसके बारे में बता रही है? ये मुझे लिक्विड के बहने के बारे में बता रही है या रुकने के बारे में बता रही है? देखो, बातें तो दोनों लगभग सेम हैं। अगर हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरी मुझे समझ में आ जाती है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई इंसान बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टूड है कि वो ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर मैं कहता हूँ यार कोई इंसान ना बहुत बुरा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैं ये कह रहा होता हूँ कि वो बहुत बुरा है तो मेरा फोकस उसकी बुराइयों पर है, और जब मैं ये कह रहा होता हूँ कि यार वो इंसान बहुत अच्छा है तो मेरा फोकस उसकी अच्छाइयों पर है। ऐसे ही जब हम ये कह रहे होते हैं कि कोई फ्लूइड ना बहुत शान है, बहुत विस्कस है, तो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि भैया वो आराम से फ्लो नहीं होगा, वो बहुत स्लो फ्लो होता है, वो बहुत धीमा बहेगा, वो बहुत चिपचिपा है, ठीक है। शांता में हम इसी बात पे तो जोर दे रहे होते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा? अगर मैं को ये कह रहा हूँ कि कोई फ्लूइड ना बहुत विस्कस है, बहुत ज़्यादा श्यान है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि वो बहुत कम बह पाएगा, वो बहुत स्लो फ्लो होगा। तो शांता का जो उल्टा होता है ना, शांता तो क्या दिखा रही है कि भाई कोई फ्लूइड बह नहीं पाएगा, और शांता का उल्टा क्या होता है? जो फ्लूइड ये दिखाएं कि भाई जिसकी शांता बहुत कम है, इसका मतलब वो अच्छा बह पाएगा। और देखो जब क्या होता है ना, मान लो किसी आदमी में 99% तो हैं अच्छाई और 1% बुराई, अब तुम उसको कैसे डिफाइन करोगे? तुम ये कहो कि यार वो 1% बुरा है तो बात तो ये भी ठीक है, लेकिन यार कहना अच्छा नहीं लगेगा यार। प्रैक्टिकली सोचो इस बात को, एक आदमी 99% अच्छा है लेकिन तुम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो यार ये आदमी ना 1% बुरा है, तो ये कहना अच्छा लगेगा क्या? बात तो ठीक है तुम्हारी, तुम ये भी कह रहे हो कि 99% अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो जो फ्लूइड कम विस्कस होते हैं ना, जो अच्छा बह सकते हैं, उनको हम शांता से परिभाषित नहीं करते हैं, उनको हम शांता के उल्टे से परिभाषित करते हैं। और शांता का उल्टा, शांता का अपोजिट होता है तरलता। शांता का उल्टा होता है तरलता, यानी कि लिक्विडिटी। तो आप याद रखेंगे कि शांता और तरलता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब आपसे क्या पूछ लेगा तरलता में? भाई सवाल दे देगा कि बताओ शांता के उल्टे को क्या कहते हैं। जैसे चालकता का प्रतिरोधकता होता है, वो वाली बात है। शांता का उल्टा क्या होता है? भाई तरलता होता है। विस्कोसिटी का उल्टा लिक्विडिटी। इसकी आपसे यूनिट पूछ सकता है, तो अगर इसकी यूनिट हम कह रहे हैं कि केजी पर मीटर सेकंड है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर सेकंड पर केजी, ये हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो फटाफट थम्स अप करो, ठीक है भैया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये बात समझ में आ जाती है। हाँ जी बताइए। प्रैक्टिस सेट, भाई प्रैक्टिस सेट जो है देखिए वो 10 से हमने बोला था, प्रॉमिस किया भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लासेस का शेड्यूल ठीक नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि मेरे पास केवल एक टाइम स्लॉट खाली है, सुबह 7 बजे, ठीक है। मेरी 8 बजे भी क्लास है, सुबह भी क्लास है, फिर शाम को आपके यहाँ क्लास है 8 बजे, और इसके बाद 9 बजे भी क्लास है। तो मेरे पास केवल एक टाइम स्लॉट खाली है सुबह 7 बजे का। तब क्या था, तुम कहोगे फिर तब क्यों प्रॉमिस कर दिया था 10 से शुरू कर देंगे?
तब इसलिए प्रॉमिस कर दिया था कि 7 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं फ्री हो भी गया, मेरे पास टाइम स्लॉट अवेलेबल है, वो सुबह 7 बजे। अभी मेरी कोई क्लास नहीं चल रही है, आप देखेंगे। एक रेलवे की क्लास थी, उसको मैंने 9 तक इसीलिए ख़त्म किया ताकि मैं 10 से क्लास लूँगा। लेकिन दिक्कत एक आ रही है कि नवीन सर के पास भी वही टाइम है और उनको वो टाइम चाहिए सुबह वाला, क्योंकि उनकी जल्दी क्लास लगनी है और उनकी क्लास मुझसे पहले उसमें लग गई है। अब एक क्लास जो लगातार चल रही है भाई, उसको तो नहीं हटा सकते हैं। कोई भी क्लास पहले से जो चल रही है उसको नहीं हटा सकते हैं। अब कुछ समाधान मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। अगर आपको ये हो कि यार भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम किसी और टीचर से कर लेंगे, तो आप मुझे बता दो, मैं किसी भी टीचर से प्रैक्टिस सेट करवा लूँगा। अगर आपको ये हो कि भैया आपसे ही करने हैं, तो भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं अभी कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहा कि 2 दिन बाद शुरू कर लेंगे, 3 दिन बाद शुरू कर लेंगे, 4 दिन बाद शुरू कर लेंगे। चाहे हम उसको 10 दिन बाद शुरू करें, चाहे हम उसको 12-15 दिन बाद शुरू करें, क्योंकि टाइम थोड़ा मैनेज ही करना पड़ेगा। तो वो उसमें लग जाएगा थोड़ा टाइम, हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे। बट अगर आपको ये हो कि नहीं यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, तो हमें बस क्वेश्चंस चाहिए, चाहे कोई भी कराए, तो आप मुझे बता दो, मैं मैनेजमेंट को बता दूंगा और कोई टीचर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा देगा, है ना। चलो, और अगर आपको मुझसे करने हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, कोई टाइम का जुगाड़ करके। हाँ, मैं भी देखो बाई हार्ट आपके लिए मैं खुद प्रैक्टिस सेट कराना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था, क्योंकि मुझे पता है ना कि हाँ सिलेबस में किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चले हैं, तो उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। है ना, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि खूब सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले। और अभी एग्जाम तो है नहीं हमारा, इतनी जल्दी तो है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यार। आप निश्चिंत रहो, हर दिन 20-25 क्वेश्चन करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा सा समय मुझे दो, भरोसा रख के चलो। थोड़ी सी दिक्कत है अभी समय की, जब ये शॉर्ट हो जाएगी तो कर लेंगे, है ना। चलो, तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि भैया शांता का उल्टा जो है वो तरलता होता है, विस्कोसिटी का उल्टा जो है वो लिक्विडिटी होता है। ठीक है, अधिकतम साथियों का यही कहना है कि आपसे ही करना है, तो फिर मुझे थोड़ा सा समय दे दो। फिर ऐसे मत कहो कि भैया 10 तारीख को आपने बोला था, आप वादा कर रहे हो, उससे मुकर रहे हो। इस तरह की बातें कोई भी मत कह देना। फिर हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम मुझे दे दो, कर लेंगे। चल, अब देखो मित्र मेरे भैया, हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली कि इसका मात्रक क्या होता है, किसमें कितने होते हैं, तरलता हो गया। अब एक बहुत अच्छी बात आती है कि देखो यार, आखिर इस शांतता का कारण क्या है। बात आती है कि इस विस्कोसिटी का कारण क्या है, ये शांता होती क्यों है। सुनो, देखिए शांता का कारण, विस्कोसिटी का कारण। अब विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड का मतलब द्रव है, यानी कि लिक्विड है, ठीक है, और गैस है। फ्लूइड का मतलब क्या है? द्रव और गैस, लिक्विड और गैस। तो विस्कोसिटी का क्या कारण है, विस्कोसिटी की क्या वजह है? देखिए, द्रवों में विस्कोसिटी की वजह है ससंजक बल। अब तुमने ससंजक बल नहीं पढ़ा, तुमने एडहेसिव फोर्स नहीं पढ़ा, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भैया एडहेसिव फोर्स क्या बवाल है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्यों करवा रहे हो फिर से? क्योंकि शांता वाला टॉपिक फिर छूट जाएगा ये। तो अभी इस पॉइंट को एज इट इज रखो। अच्छा, गैसों में क्या है? तो गैसों में है संवेग, मोमेंटम डिफ्यूजन। ऐसे याद रखो, मोमेंटम डिफ्यूजन, ये समझ में आ जाएगा आपको। मोमेंटम डिफ्यूजन का मतलब है संवेग का अभिवहन। अब संवेग का अभिवहन क्या बवाल है? देखो, जब मैं आसंजक बल पढ़ा दो, ससंजक आसंजक बल पढ़ाऊंगा ना, ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा। इसको होल्ड कर लो, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, गैस वैसे ना बहुत कम चिपचिपी होती है, गैस ना के बराबर चिपचिपी होती है, ठीक है। यार विशाल भाई, प्लीज़ देखो, बुरा मत मानना, एक बात समझो। आप पहले आए, आपने कहा भैया मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मुझे बता दो क्या अभी से हो जाएगा? मैंने कहा हाँ भाई हो जाएगा, आपको मेहनत करनी चाहिए। आपका अगला कमेंट ये था कि भैया मैं फोड़ दूंगा। अब अगला कमेंट, आप 5 मिनट पढ़े होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आया और आप कह रहे हैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है, कुछ समझ नहीं आया, और 7-8 आपके रोने की इमोजी हैं। मेरे भाई, एक पल आपने निर्णय लिया कि मैं इसको फोड़ दूंगा, एक पल अगले पल आप उसे देख के रोने लगे। भैया कैसा माइंडसेट लेके चल रहे हो भाई? एक पल में आपने अपने दिमाग को बदल लिया। अरे यार, ये आपको पता है कि पहली क्लास है, तो उसमें समझ कैसे आ जाएगा? आप बीच में आओगे तो नहीं समझ आएगा कुछ भी, है ना। तो आपको अगर ये पता है कि भाई मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आप शुरू से सारी क्लासेस लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये कोई तोप चीज़ें नहीं है,
ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आराम से चीज़ें हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन पूरा भर रखा है, तो आपकी परेशानी देखकर मैंने कहा भाई शुरू से क्लास ले लो, आप हो जाएगा। भैया मोमेंटम डिफ्यूज़न क्या होता है, हम यहाँ इस बात पर से देखिए, गैस में क्या होता है, जैसे आप किसी कंटेनर में गैस भर दें, एक बर्तन में गैस भर दो, तो गैस के जो अणु है ना वो कभी चैन से नहीं बैठते, वो डुक 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 एक दूसरे से टक्कर मारते रहेंगे, एक दूसरे से डंग 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 बहुत तेजी तेजी से टक्कर मारते रहते हैं। और जैसे वो टक्कर मारते हैं तो एक दूसरे के साथ अपने मोमेंटम को एक्सचेंज करते हैं, और जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो इसी की वजह से क्या बनती है, विस्कोसिटी बनती है, इसी की वजह से उनमें चिपचिपाहट बनती है। हालांकि गैसेस की चिपचिपाहट ना के बराबर होती है, पता है कितनी, पानी से भी कम होती है यार। अब पानी में क्या चिपचिपाहट होती है, क्या पानी कितना चिपकता है आपके हाथों से, असल में हमें तो ऐसा लगता है पानी में चिपचिपाहट ही नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से चिपचिपाहट तो शहद में होती है। लेकिन अगर मैं पानी में हाथ दे के निकालूं तो पानी भी चिपक जाता है ना मेरे हाथ से, तो वो चिपचिपाहट ही तो है। तो गैस तो और कम चिपक पाती हैं, और कारण क्या है उसका, कि उनमें आपस में मोमेंटम डिफ्यूज होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में मोमेंटम डिफ्यूज होता है। अब इतना गहराई में नहीं जाना, इस पे पीएचडी नहीं करनी है, बस आपसे सवाल पूछेगा कि गैसों में श्यानता का क्या कारण है, आप उत्तर कर दोगे भैया जी मोमेंटम का डिफ्यूजन है, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपसे ये नहीं पूछेगा ये कैसा होता है, क्यों होता है, सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें मैंने लिख दी हैं, इसको आप अच्छे से याद रख लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और ऐसे फैक्ट के एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बोलो फटाफट, थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है कि भैया गैसों में विस्कोसिटी श्यानता की वजह से होती है। चलो ठीक है, अब देखो, वो आपसे एक बात पूछेगा वो पूछेगा कि यार ये ना शहद है और इसकी कुछ विस्कोसिटी है, वट एवर द विस्कोसिटी, जो भी हो, कुछ चिपचिपाहट होगी उसकी। वो कहेगा अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो बताओ तापमान बढ़ाने से इसकी विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप शहद को गर्म करोगे तो यार वो ना पिघलना शुरू हो जाएगा और वो कम चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा। कम चिपचिपा होने का मतलब क्या है कि उसकी विस्कोसिटी घटती चली जाएगी, उसकी जो श्यानता है वो घटती चली जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड्स की विस्कोसिटी घटती है, ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं गैसों की बात करूं, अब मैं किसी गैस पे जाता हूं, मैंने गैस का टेम्परेचर बढ़ा के देखा, देखो गैस का टेम्परेचर बढ़ने से, तापमान बढ़ने से क्या होगा, ये हम हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में पढ़ेंगे कि तापमान बढ़ने का मतलब क्या होता है, किसी गैस को हीट देने का मतलब, ऊष्मा देने का मतलब क्या होता है। देखिए सामान्यतः किसी भी गैस के अणु ना वैसे ही गति कर रहे होते हैं, किसी बर्तन में गैस को देखोगे गति कर रहे होंगे, आप उनको और गर्म करोगे तो गर्म करने से जो उनको एनर्जी मिलेगी वो उसकी वजह से और गति करेंगे और ज़्यादा मोशन में आएंगे। और गैसों में चिपचिपाहट का कारण ही क्या है, इनका टकराव, मोमेंटम का एक्सचेंज, संवेग का अभिवहन। तो मुझे बताओ गर्मी पाने से तो ये और ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है ना, और ज़्यादा इनमें इंटरचेंज हो रहा है मोमेंटम का। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम का इंटरचेंज होगा, जितना ज़्यादा संवेग का अभिवहन होगा, उतनी ज़्यादा उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने से श्यानता घटती है जबकि गैसों में बढ़ती है। द्रवों में श्यानता घटती है टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से, लेकिन गैसेज में वो बढ़ जाती है। अब गैसेज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट लिक्विड में आपसे पूछेगा कि बताओ इसका ग्राफ क्या होगा। ये मैंने लिख दिया किस में बढ़ती है किस में घटती है। तो सभी लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी और श्यानता का एक ग्राफ जाता है। ये किसके लिए है, श्यानता गुणांक व ताप के बीच ग्राफ, ये किसके लिए है, ये द्रवों के लिए है, ये लिक्विड्स के लिए है। और यहाँ आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर की साइड टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो विस्कोसिटी जो है वो घटती चली जा रही है ना। तो द्रवों में श्यानता टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन रखती है। अच्छा रिलेशन मत बताओ प्रॉपर क्या होता है, क्योंकि उसका एक सूत्र आता है अलग से, उसको हम नहीं लिखेंगे, बस हम ये याद रखेंगे कि इसका इसके साथ में उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है। किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। और ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना नहीं जाना कि ये ग्राफ कहाँ से आया, ये ग्राफ ऐसे ही क्यों नहीं है, नहीं, कुछ चीजें हमें सीधा रखनी ही पड़ेंगी याद। ठीक है, फटाफट याद रखिए। अरे कृष्णा भाई, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स सेम है। भैया महाराज मैंने तुमसे कहा था ना कि कोहेसिव अभी हमने नहीं पढ़ा यार, जब उसको पढ़ेंगे वहां समझ लेंगे। तुम्हें जिस चीज के लिए मना करो ना, जैसे बच्चा होता है ना, उसको तुम कहो तो भाई आग में हाथ मत डालो, डालेगा जरूर। अभी भी तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो यार। तुमसे मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कोहेसिव नहीं पढ़ाऊंगा या कोहेसिव टॉपिक में नहीं है, भाई सिलेबस में नहीं है।
मैंने कहा उसको होल्ड रख लो महाराज, जब कोहेसिव एडहेसिव आ जाएंगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। अब तुम अगर उसी के पीछे पड़ जाओ, अब तुम्हें मैंने कहा है उसको बाद में समझ लेंगे, तुम्हें अब फिर वही समझना है। जैसे बच्चा है ना, उसको कहो ना भैया ये मत ले, वो उसी को लेगा, उसको लगेगा इसी में कुछ है, वो नज़र बचा के जब तुम कहीं और कुछ काम कर रहे होगे उसी पे जा लपकेगा। अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखो यार, एक चीज़ कही है तो उसे मैंने कुछ छुड़वा तो दूंगा नहीं। सर नोट्स में आपने एडहेसिव लिखा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया बताओ। अब एडहेसिव लिखा है तो मैंने ये कहाँ बोला है कि भाई मैंने गलत लिख दिया है। हाँ, कहाँ चला गया भाई। हाँ, कोहेसिव फोर्स ससंजक बल, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, हम ससंजक आसंजक के बारे में पढ़ेंगे। कोहेसिव फोर्स मैंने लिख दिया है। अच्छा यहाँ पे एडहेसिव लिख दिया, ये कहो। अरे यार तुम इतना घुमा के काहे पूछते हो, तुम ये कहो कि भैया तुमने हाथ से कुछ और लिख दिया है, वहाँ कुछ और लिख दिया है, बस इतना बोल दो यार। उसमें एक इंटरप्रिटेशन यू क्यों कर रहे हो कि भैया ससंजक आसंजक बल होते सेम होते हैं क्या। सिंपल ये बताओ कि भाई तुमने जो है उसको अलग अलग लिख दिया है, बस सीधी बात है। तो ससंजक का मतलब होता है कोहेसिव, सॉरी कोहेसिव फोर्स, इसको समझ लेंगे बाद में समझेंगे। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो, अब मुद्दा आता है कि जैसे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा, जैसे हमने दाब का इफेक्ट पढ़ा, और सॉरी तापमान का इफेक्ट पढ़ा, वैसे ही हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे, दाब का प्रभाव पढ़ेंगे। तो दाब का प्रभाव क्या होता है, इसको लिखोगे प्रभाव, यानी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर द्रवों की शांता बढ़ती है लेकिन जल को छोड़कर जल की शांता घटती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, उनको दबाओगे, तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, शांता बढ़ेगी, लेकिन वाटर को छोड़कर। क्यों? देखो वाटर का बिहेवियर तापमान और दाब दोनों में उल्टा चलता है, ये हम सीखेंगे अभी। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है, हालांकि वो एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी उस पर नजर डालेंगे। तो जल जो है ना वो थोड़ा सा अलग व्यवहार करता है। तो आप याद रखेंगे कि सभी द्रवों की शांता प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन पानी को छोड़कर, क्योंकि पानी की घटती है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब दुनिया की सारी चीजें एक दिशा में चल रही हों और कोई चीज अलग दिशा में चल रही हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि यार इस बच्चे ने ना ऐसे रट लिया होगा कि विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, शांता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, बट उसको लगेगा उसने ऐसा पढ़ा ही नहीं है कि यार जल को छोड़कर, तो वो जल के लिए ही पूछेगा, वो वहां से सवाल पूछेगा जहां से उसे लगेगा कि इसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। अब ये नहीं जाना है इतना गहराई में कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, हम सीधा सीधा इसको याद रखेंगे। अच्छा अब बात आती है कि भाई चलो द्रवों की तो ठीक है, गैसों की शांता, तो प्रेशर का गैसों की शांता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का गैसेस की विस्कोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर का गैसों की शांता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ठीक। दाब बढ़ाने पर द्रव की शांता बढ़ती है और गैसों की शांता लगभग समान होती है, इसका मतलब बहुत बढ़िया राजपाल भाई, आपने कहीं गूगल से छाप के लिख दिया, वेरी गुड। तो लगभग समान का मतलब है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब देखो बाकी कमीशन जो होंगे उनको फिर भी इतने में संतुष्टि आ जाएगी, ये बहुत गहरा है। आप समझ रहे हो कि हम पहले विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, चलो एग्जामिनर को लगा कि यार विस्कोसिटी नहीं और अंदर चलूंगा, फिर वो उम्मीद कर रहा है कि मैं इनसे ये पूछ लूं कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ गैस और लिक्विड दोनों पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी उसको चैन नहीं आया। तो वो ये सोच रहा है कि यार अच्छा ये दाब रह गया, एक सेकंड रुको, ये गलती से यहाँ पे ना दाब लिखना है हमें, मैंने टेम्परेचर का ठीक लिख दिया था पीछे, सॉरी यार ये कुछ करेक्शंस हैं, ताप का लिख दिया ठीक है, ये दाब आएगा, सॉरी सॉरी, गैसों की शांता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आएगा प्रेशर, ठीक है। तो एग्जामिनर को जब भी तसल्ली नहीं होगी फिर वो एक्सेप्शन से पूछेगा, वो कह देगा जल के लिए कह देगा, वो वाटर के लिए कह देगा, है ना, तो वो मतलब और गहराई में जाएगा। अब यहाँ तक किसी और कमीशन के एग्जामिनर को फिर भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि भाई मैंने बच्चों से मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम बनाने वाले को यहाँ भी चैन नहीं मिलेगा। वो क्या पूछेगा, मैं तो इनसे लिक्विड की डेंसिटी पूछूंगा और विस्कोसिटी पूछूंगा। यार सच में ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है
कि आप किसी एग्जाम में ये पूछो कि इस लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी होती है, क्योंकि लिक्विड कितने होते हैं बताओ, भाई द्रव तो बहुत सारे हैं, और क्या हर एक लिक्विड की विस्कोसिटी तुम याद रख सकते हो? हर एक लिक्विड का कितना चिपचिपापन होता है याद रख सकते हो? इम्पॉसिबल है यार। और सुनो, और यही नहीं थमता वो हो सकता है तुमसे ये भी पूछ ले कि इस टेम्परेचर पे कितनी है और इस टेम्परेचर पे कितनी है। भाई ये तो कतई संभव नहीं है, लेकिन भैया एसएससी है, एनसीईआरटी से कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए ये टेबल महाराज एनसीईआरटी में दी हुई है। सामान्यतः किसी और परीक्षा के लिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करवाता हूँ, लेकिन भाई साहब इस परीक्षा के लिए करो और आप याद रख लेना। आपसे पूछेगा कि बताइए पानी की डेंसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है। पानी की डेंसिटी, वो विस्कोसिटी, श्यानता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, तो वो होती है 1। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 1। अब यूनिट क्या है इसकी, मिली पॉइज। वो चिंता मत करो, वो एज इट इज पूछेगा, मिली पॉइज। वाटर की डेंसिटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 0.3। ब्लड की 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछेगा। अब देखो इनका वैसे तो एक अपना मतलब है हर चीज का, ऐसा नहीं है कि उसने मनमर्जी कोई टेम्परेचर पूछ लिया। भाई पहले उसको पूछनी थी 1 कितने पे होती है, फिर उसको पूछनी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, यानी कि जब पानी उबल रहा होता है। फिर 37 पे क्यों पूछ रहा है ब्लड की, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो 37 के आसपास होता है, इसलिए पूछ रहा है। मशीन ऑयल, मशीन ऑयल कौन से होते हैं, जो मशीनों में तेल चल रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप मोबिल ऑयल डालते हो, तो उसकी 2 टेम्परेचर पे पूछेगा, 16 पे और 38 पे। 16 और 38 क्या होते हैं, 16 सर्दियों में टेम्परेचर जाता है और गर्मियों में लगभग 38 पहुंच जाता है। तो वैसे तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन 12वीं स्तर पे नहीं, ये इंजीनियरिंग लेवल पे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब मैं ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट पढ़ता था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है, तो हमें वहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो वाहन चल रहे हैं उनमें किस तरह का मोबिल ऑयल चलेगा, यहाँ किस तरह का मोबिल ऑयल चलेगा जो जनरल गर्म क्षेत्रों में चलते हैं, क्योंकि गर्म में बढ़ने से उसकी विस्कोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा ना। अगर हम सेम यूज़ करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में इवन जो ईंधन होता है ना, जैसे पेट्रोल भी होता है, वो थोड़ा सा लोअर डेंसिटी वाला रखा जाता है, क्योंकि ठंड के साथ डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो है तो ये सब चीज़ काम की, ऐसा नहीं है कि कोई बेकार चीज़ है, बट थोड़ा सा ये है कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए 12th में इसकी, बट भैया एसएससी पूछ सकती है। फिर ग्लिसरीन की याद रखोगे आप। ग्लिसरीन आप जानते हैं, जैसे दीदी लोग मेकअप में इस्तेमाल करती हैं, वो चिपचिपी सी होती है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक सामान्य टेम्परेचर है, इस पर कितनी होती है, 830। और ये शहद की जो है, शहद की ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिया कुछ भी, लगभग 200 होती है, उसमें दिया ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं दिया, जनरली 200। हवा की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.017 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.019। MPSI है, मिली पॉइज इसकी यूनिट है। तो भैया जी ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा भी है साइंस में, तो वो तुम्हें यहाँ तो टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन फैक्ट को तो मैंने आज तक, मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा लिया जिनमें फिजिक्स बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की आती है, किसी एग्ज़ाम में मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ भाई है। तो कोई भी एग्ज़ाम का बच्चा जिसने कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी की हो, वो ये सोचता हो कि यार मेरी तो फिजिक्स बहुत तोप है पहले से, और हो भी सच में भी, यहाँ मार खा जाएगा वो जब एसएससी उससे ऐसे सवाल पूछेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों को भी हमें अच्छे से करके जाना है ना। तो चीज़ें यहाँ आपके लिए बस इसलिए मुश्किल हैं, उनको समझना उतना मुश्किल नहीं है कि हमें ये समझना है कि विस्कोसिटी क्या होती है, आसान सी चीज़ है। बस मुश्किल ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारा का सारा डेटा याद रखना पड़ेगा। इसका एक बड़ा आसान तरीका है कि इसे निकालो, तो लिखो एक पेपर पे, और भैया जहाँ बैठते हो वहाँ चिपका लो। हाँ, लेकिन ऐसा है, देखो इसको ना एज इट इज़ रटने की ज़रूरत नहीं है कि 0.09 0.017, वो तो अपने आप भी याद आ जाएगा। जब आपको नज़रों में अगर समा गया ना ये, तो एग्ज़ाम में अपने आप भी याद आ जाएगा। मतलब एक ऐसे फील हो जाएगा आपको कि यार ग्लिसरीन है, तो इतना तो समझ में आता है ग्लिसरीन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। भाई हवा की 0.017 होती है ना, हवा की 0.019 होती है, तो ग्लिसरीन तो हवा से बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, तो उसकी 800 के ऑर्डर तो होगी, 830 890 इतनी होगी उसकी। ऐसा तो नहीं कि 10-20 होगी। मान लो ग्लिसरीन की डेंसिटी ले ले, वो कहे ऑप्शन ए 10 20 30 या 800, तो आप खुद पता लगा लोगे यार ग्लिसरीन तो इतनी सी पतली तो नहीं होती है, ये तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी आप कर लोगे वहाँ। हाँ यार, पिछली बार AWO में इसी तरह का डेटा पूछा गया था, मैं तो इस चीज़ के फेवर में कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि ये वैल्यू याद करके हम ये साबित ही नहीं कर सकते कि वो आदमी साइंस में एक्सपर्ट है। मतलब अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई AWO TPO में हमें साइंस में एक्सपर्ट बच्चा चाहिए,
और हम उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो इन वैल्यू को याद कर लेगा तो वो एक्सपर्ट है। फिर तुम गधा चाहिए तुम्हें, बिल्कुल रट्टू कोई। एग्जाम की डिमांड है कि रटने वाला चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए यार। लॉजिकल चीज़ें पूछो भाई, कंसेप्चुअल चीज़ें पूछो भाई, जिन्हें हमेशा आदमी याद रख सके। अब कौन सा वो वहाँ बैठा हुआ ये इस डेटा से कुछ काम आ जाएगा उसका? जब वो कहीं नौकरी पे कर भी रहा होगा तो कॉल करने में इस डेटा में क्या हो जाएगा? लेकिन फिर भी भाई कंपटीशन तो कम करना ही है उन्हें, तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। और हम इस बात पे कोई सवाल भी नहीं उठा सकते। जो है भैया सब शर्मा थे। अपने आप को उसके लायक बना लो। उसको अपने लायक बनाने की कोशिश करोगे तो फिर सदियों निकल जाएंगी। चलिए, तो आज की कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। एक अच्छा बेहतर डिस्कशन हम लोगों का रहा। अब हम लोग कल मिलेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया जी इन सारी चीज़ों को याद करते चलो, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलो, सारे डेटा को साथ के साथ याद करते चलो, बाद में चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। आप बनाते अगर एग्ज़ाम का पेपर तो कैसा बनाते कृष्णा भाई? मैं कंसेप्चुअल चीज़ें रखता। अगर मान लो मुझे बनाना भी होता और बहुत थोड़ा मुश्किल भी बनाना होता तो फिर मैं ये चीज़ें रखता कि बताइए जो प्रेशर के साथ वाटर की विस्कोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। या मान लो बहुत मुश्किल में बनाता तो ऐसे बना देता कि हम जानते हैं कि लिक्विड की विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, तो बताओ वाटर की पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चा ये सोच लेता यार लिक्विड, वाटर भी तो लिक्विड है, तो वो गलत कर जाता अगर मुझे गलत करवाना ही होता तो। बट इसमें कम से कम वो बच्चा तो सही करके आता है जिसने कंसेप्चुअली पढ़ाई की है। ऐसा आलतू फालतू डेटा तो मैं कभी भी नहीं पूछता। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।